तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस देखते हैं। तो सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, पेंशन और भत्ते में 24% की बढ़ोतरी। तो 24% की बढ़ोतरी करी गई है सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, पेंशन और भत्तों में। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में छह भारतीय स्थल शामिल। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थलों को शामिल करा गया है। देखें, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी 54,000 करोड़ की पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी 54,000 करोड़ रुपए की पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति। नेक्स्ट देखें तो संसद भाषणी शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन। तो संसद भाषणी शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन। देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में। तो देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे लगाया गया? इंदौर में। आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक 2025 लोकसभा में पारित। तो आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक 2025 लोकसभा में पारित। केंद्र सरकार ने दी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों को यूएपीए के तहत जो है प्रतिबंध। तो जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध। तो सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, पेंशन में 24% की बढ़ोतरी। तो सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, पेंशन में 24% की बढ़ोतरी। यह जो बढ़ोतरी है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। तो केंद्र सरकार ने सांसदों, पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि करने की अधिसूचना 21 मार्च 2025 को जारी करी और ये जो है 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। और यह जो बढ़ोतरी है ये सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत दी गई है। तो सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत। तो नया वेतन और भत्ते देखें तो सांसदों का मासिक वेतन जो पहले था 1 लाख रुपए प्रति माह, तो 24% की वृद्धि के बाद में हो गया है अभी 1,24,000 रुपये। 1,24,000 रुपये मासिक वेतन। और पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन जो पहले दी जाती थी 25,000 रुपये, 24% की वृद्धि के बाद हो गई है 31,000 रुपये प्रति माह। और वेतन हो गया है 1,24,000 और पेंशन हो गई है 31,000 रुपये। दैनिक भत्ता जो कि संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर दिया जाता था 2,000 रुपये प्रतिदिन, जो कि अब हो गया 2,500 रुपये प्रतिदिन। और इसके अतिरिक्त पेंशन तो प्रतिवर्ष एक कार्यकाल के बाद में दिया जाने वाला अतिरिक्त पेंशन जो पहले था 2,000 और अब हो गया 2,500 रुपये। तो मासिक वेतन हो गया है 1,24,000, मासिक पेंशन 31,000 रुपये, और दैनिक भत्ता 2,500 और अतिरिक्त पेंशन 2,500 रुपये। न्यूज़ फैक्ट तो वर्ष 2018 में सांसदों के वेतन भत्ते के लिए कानून में जो है संशोधन करा गया था और अप्रैल 2018 के बाद पहली बार मुद्रास्फीति के अनुसार सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि करी गई थी। वर्ष 2018 के बाद में सांसदों की वेतन भत्ते में हर 5 साल पर जो है समीक्षा करी जाती है और यह समीक्षा जो है महंगाई दर पर आधारित होती है।
नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में, उस संभावित सूची में 6 भारतीय स्थल शामिल। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए भारत के 6 नए स्थलों को हाल ही में संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करा गया। तो ये 6 स्थल हैं। तो ये है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, मुदुमलई मेगालिथिक मैनहिर जो कि तेलंगाना में है, और कई राज्यों में बनी मौर्य मार्गों में आने वाली अशोकन एडिक्ट साइट, और कई राज्यों में बने 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत में के गुप्त मंदिर, और एमपी और यूपी में बुंदेलों के महल। तो ये 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें शामिल करा गया है। और जो अस्थायी सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या हो गई है 62। तो टेंटेटिव लिस्ट में जो भारतीय स्थल हैं वो हैं 62, और वर्तमान में भारत के कुल 43 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित है। तो स्थायी हैं 43, जिनमें से 35 सांस्कृतिक श्रेणी में और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। तो 43 में से 35 सांस्कृतिक श्रेणी और 7 प्राकृतिक श्रेणी में और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। भारत ने 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की थी। इस दौरान असम के अहोम राजवंश के टीले दफनाने की व्यवस्था मोइदम, जो मोइदम है असम का, इसे यूनेस्को टैग दिया गया था। नेक्स्ट देखें, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी 54,000 करोड़ के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों की स्वीकृति। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 54,000 करोड़ के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। तो डिटेल देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 54,000 करोड़ से अधिक 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करी है, तो मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखें तो संसद भाषणी शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन। तो संसद भाषणी क्या है? तो यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और त्वरित अनुदान के माध्यम से संसदीय दस्तावेजीकरण और पहुंच लाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। संसद भाषणी का उद्देश्य संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान प्रदान करना है। तो संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित बनाने के लिए जो है व्यापक पहल है। AI पहले देखें तो संसद भाषणी के तहत शुरू करी जाने वाली प्रमुख AI पहल, तो इसके तहत जो है AI आधारित अनुवाद, AI संचालित चैटबॉट, स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण, साथ साथ भाषांतरण और रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के साथ में स्पीच टू स्पीच रूपांतरण। नेक्स्ट देखें तो देश का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा इंदौर में। तो देश के पहले सार्वजनिक निजी भागीदारी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर MP में जो मार्च 2025 में किया गया। तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शुरू करा गया। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शुरू करा गया इसे। उद्देश्य हरित अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना और पर्यावरणीय
स्थिरता को बढ़ावा देना, नगर निगम के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत बनाना। संयंत्र के बारे में देखें तो यह संयंत्र जो है बिचौली हप्सी में 55,000 स्क्वायर फीट भूमि पर निर्मित है। इस प्लांट की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने इंदौर नगर निगम के साथ में जो है भागीदारी की। तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने इंदौर नगर निगम के साथ में। यह संयंत्र जो है लकड़ी और शाखाओं को रिसाइकिल करके लकड़ी की पट्टियाँ बनाएगा, जो कोयले के विकल्प के रूप में काम करेगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखें तो आप्रवास और विदेशों से संबंधित विधेयक 2025 लोकसभा में पारित। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 को ध्वनिमत से लोकसभा में पारित करा गया। उद्देश्य है इसका भारत में इमिग्रेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अवैध प्रवास को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। यह विधेयक भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त करता है। तो 4 कानूनों को ध्यान रखना है। तो यह है पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशियों का अधिनियम 1946 और आप्रवास वाहकों की देयता अधिनियम 2000। तो इन चारों को निरस्त करता है ये। प्रमुख प्रावधान देखते हैं। तो अवैध प्रवासियों और निर्धारित समय सीमा से अधिक वक्त तक रुकने वालों की निगरानी के लिए आप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग को जो है कानूनी आधार दिया जाएगा। आप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग को कानूनी आधार प्रदान करा जाएगा इसमें। और देश के 700 से अधिक जिलों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल DPM शुरू करा जाएगा, जिसे फॉरेनर आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई। तो बिना वैध दस्तावेजों के प्रवेश करने वालों को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस बिल में वास्तविक आगंतुकों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी जो है सुनिश्चित करी गई है। नेक्स्ट देखें तो पहली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी। पहली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट को जारी करा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में देश में पहली बार नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट को जारी करा। तो सर्वेक्षण नदी डॉल्फिन की गणना के इस अग्रणी प्रयास में 8 राज्यों और 28 नदियों का सर्वेक्षण करा गया है। इसमें 8500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करा गया है और 3150 दिनों का समय लगा है सर्वेक्षण में। यह आकलन भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ने वर्ष 2021 से 23 में करा। नदी में डॉल्फिन की संख्या। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या भी है 6327 नदी डॉल्फिन अभी 6327। तो रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या का लगभग 90% गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में है और केवल 3 रिवर डॉल्फिन जो है व्यास नदी में पाई गई हैं। और राज्यवार डॉल्फिन में देखें तो यूपी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, उसके बाद में बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, राजस्थान, MP और पंजाब में पाई गई है। तो नदी डॉल्फिन पाई जाती है सबसे ज़्यादा यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, झारखंड में, राजस्थान, MP और पंजाब में। गंगा डॉल्फिन के बारे में देखें तो गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई थी।
गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल करा गया। गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली सूची में अधिसूचित करा गया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में लिए गए अन्य निर्णय। तो एशियाई शेरों की संख्या गणना। एशियाई शेरों की संख्या गणना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में गिर राष्ट्रीय उद्यान में होने वाली एशियाई शेरों की गणना के 16वें चक्र का शुभारंभ करा। और यह जो अनुमान है हर 5 वर्ष में एक बार करा जाता है और यह पिछली बार हुआ था 2020 में। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान परिसर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा करी गई। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी। तो राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र कहाँ पर? जूनागढ़ में, जो वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन का केंद्र होगा। प्रोजेक्ट चीता को विस्तार दिया जाएगा। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी कहाँ पर है? एमपी। और बन्नी घास के मैदान गुजरात तक जो विस्तार करने की घोषणा करी है। तो प्रोजेक्ट चीता को विस्तार करा जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी और बन्नी घास के मैदान गुजरात तक। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री ने गुजरात में वनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन करा। गुजरात में वनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन। यह जो 3000 एकड़ में फैला हुआ रिलायंस समूह का यह जो है वनतारा केंद्र जामनगर रिफाइनरी में स्थित है। प्रधानमंत्री ने घड़ियालों के लिए एक नई परियोजना और राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम की भी घोषणा करी। नेक्स्ट देखें तो केंद्र सरकार ने दी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने दी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी। तो संबंधित तथ्य देखें तो हेमकुंड साहिब जी जो कि उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। यह फूलों की प्रसिद्ध घाटी प्राचीन गढ़वाल हिमालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसे देखें सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। टोटल लंबाई है 12.9 किलोमीटर और सार्वजनिक जो कि पीपीपी मॉडल पर विकसित करा जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के दो संगठनों पर UAPA के तहत जो प्रतिबंध लगाया गया। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 तो UAPA 1967 के तहत में जो है 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध की घोषणा करी है। तो ये संगठन है जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन। तो जम्मू कश्मीर और कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन और दूसरा है अवामी एक्शन कमेटी AAC अवामी एक्शन कमेटी। तो इन दोनों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। गैर कानूनी गतिविधियां
रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अगले 5 वर्षों के लिए। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट। तो ललित बोरफुकन पुलिस अकादमी। तो ललित बोरफुकन पुलिस अकादमी जो कि असम के डेरा गांव में स्थापित करी गई है, जिसका लोकार्पण करा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो यह है असम में। और इस पुलिस अकादमी का नामकरण जो है असम के वीर सेनानी लचित बोरफुकन के नाम पर करा गया है। न्यूज़ फैक्ट देखें तो ललित बोरफुकन ने वर्ष 1971 में सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करा, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया था। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को जो है लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान करा जाता है। नेक्स्ट है मुसलमानों में साक्षरता दर। तो ये रही 79.5%। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों की में जो है साक्षरता दर रही 79.5%। तो यह PLFS रिपोर्ट 2023-24, इसमें 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों की साक्षरता दर लिटरेसी रेट बताई गई है 79.5। और इसी रिपोर्ट में अन्य आयु वर्ग के लिए सभी धर्मों की साक्षरता रेट बताई गई है 80.9%। और यह जो जानकारी है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है 10 मार्च को राज्यसभा में दी गई थी। अब देखते हैं विश्व शांति केंद्र। तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में जो है 2 मार्च 2025 को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा करा गया। तो विश्व का शांति केंद्र, इसका उद्घाटन हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। यह विश्व शांति केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती द्वारा जो स्थापित करा गया। नेक्स्ट है AI कोश डेटाबेस। तो संसद में होने वाली डिबेट को हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडिया AI मिशन, तो यह है इंडिया AI मिशन, जिसके तहत जो है संसद में होने वाली डिबेट को हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए जो है समझौता हुआ है इंडिया AI मिशन और लोकसभा के मध्य। तो इसके तहत जो AI का उपयोग करके संसद में होने वाली डिबेट का हर भारतीय भाषा में AI कोश डेटाबेस जो है बनाया जाएगा। तो इंडिया AI मिशन का उद्देश्य एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम जो है तैयार करना है। अब देखते हैं वन लाइनर्स। तो किस राज्य विधानसभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने संबंधी प्रस्ताव पारित करे गए? तो ये करा है तेलंगाना है। तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 42% करा गया है तेलंगाना के द्वारा। तो किस राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का निर्णय करा? तो ये करा कर्नाटक ने। तो मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का निर्णय कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो किस भाजपा विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री
को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। तो झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है बाबूलाल मरांडी को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा करी है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा करी है। WHO द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र तो ग्लोबल वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र वैश्विक कल्याण का एक केंद्र कहाँ स्थापित करा जाएगा। तो ये करा जाएगा जामनगर गुजरात में। GTMC वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। नेक्स्ट है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च एनरिच के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ पर रखी। तो ये रखी मावंडियांग शिलोंग में। मावंडियांग शिलोंग यहाँ पर जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के स्थायी परिसर की जो है आधारशिला रखी है। यह है मावंडियांग शिलोंग। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।